Hello guys, what's up? I hope you are doing well. वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी 8th क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4। इससे पहले 3 चैप्टर हो चुके हैं। तो चलिए, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने 6th 7th NCERT कंप्लीट कर दी है, ये 8th क्लास की चल रही है। तो आज का चैप्टर क्या है? एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे कृषि और हमारे जीडीपी में लगभग 18% कृषि का योगदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं चैप्टर को। तो गुरप्रीत मधु एवं, देखिए जैसा कि स्टोरी से शुरू करता है एनसीईआरटी में, तो इसमें एक स्टोरी दी हुई है। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुवाई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डालना है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो होते हैं कच्चे माल होते हैं, द्वितीयक क्या होते हैं, उनका रूपांतरण अन्य प्रोडक्ट में किया जाता है। उसके बाद तृतीयक होता है, उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रियाओं देखिए, इसमें तीनों प्रोसेस दिया हुआ। प्राथमिक क्या होता है, द्वितीयक क्या होता है, तृतीयक क्या होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में आपको अंतर पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राकृतिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। जैसे कच्चा माल जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादन के अंतर्गत आते हैं। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक है, द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं? इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात निर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं। ये द्वितीय क्रियाओं में आते हैं। अब देखते हैं तृतीय क्रियाएं क्या होती हैं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, बैंकिंग, बीमा और विज्ञान तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि प्राथमिक क्रिया है। कृषि किस में आता है? तो कृषि प्राथमिक क्रिया में आता है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। 70% जनसंख्या अभी कृषि पर निर्भर है। ये पुराना डेटा है जब एनसीईआरटी छपी होगी, लेकिन वर्तमान के डेटा के अनुसार 78% लोग कृषि में, लगभग 70% लोग कृषि में संलग्न हैं। 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थिति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ये क्या है? शब्द उत्पत्ति दिया है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ है कृषि करने, से हुई है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मैप दिया है, वैश्विक मानचित्र दिया है, और ये जो ग्रीन कलर से दर्शाया गया है ये कृषिगत भूमि दर्शाई गई है। ठीक है, ये देखिए कृषिगत भूमि, ये जो ग्रीन है, ग्रीन कलर का दिया हुआ है, ये सारी कृषिगत भूमि है। ठीक है,
ठीक। क्या कौन, ये यूरोप हो गया, ये भारत हो गया, ये चाइना का कुछ प्रदेश हो गया, कुछ हिस्सा है, रूस का कुछ हिस्सा, ये उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा है, और ये दक्षिणी ये ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा है, इंडोनेशिया और मलेशिया के कुछ हिस्से हैं, और अफ्रीका के ये कुछ हिस्से हैं जहाँ पे कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ पे नदियाँ होंगी, वो सभी संसाधन मौजूद होंगे जो फसल उगने के लिए आवश्यक है, मौसम, जलवायु और ज़मीन। ठीक, आइए देखते हैं, क्या आप जानते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं, देखिए, एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये दोस्तों ये परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, सेरीकल्चर के अंतर्गत क्या आता है, पीसी कल्चर किसे कहते हैं, विटीकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं। तो आइए इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं और 4 पॉइंट आपको तैयार हो जाएगा। एग्रीकल्चर, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ठीक है। सेरीकल्चर क्या है, रेशम उत्पादन है, रेशम के कीटों की वाणिज्यिक पालन एवं कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। ठीक है। विटीकल्चर, द्राक्षा कृषि, मतलब अंगूरों की खेती। विटीकल्चर क्या होती है, अंगूरों की खेती। ठीक है, विटीकल्चर या द्राक्षा कृषि कभी कभी पूछता है, तो यह है अंगूरों की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। ठीक है, उद्यान कृषि क्या होता है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों, इसमें क्या क्या आता है हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत, सब्जी, फूल और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, क्या एग्रीकल्चर में कृषि की जाती है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन किया जाता है, पीसीकल्चर में मत्स्य पालन किया जाता है, विटीकल्चर में द्राक्षा या कृषि उत्पादन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में उद्यान कृषि किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कृषि तंत्र क्या क्या होते हैं, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण हैं निवेश, बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक हैं, जुताई, बुआई। देखिए ये क्या है, कृषि भूमि की कृषि पद्धति, जुताई, बुआई, छिड़काव, क्या क्या कौन कौन से कार्य आते हैं कृषि के अंतर्गत। ठीक है, ये हो गया जुताई, बुआई और छिड़काव, ये है रसायन, ये है बीज, इसे उर्वरक बोलते हैं, ये मशीनरी, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टर हो गया। ठीक है, और ये छिड़काव की मशीन हो गई। अब तो ड्रोन भी कृषि के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। ठीक, निवेश, प्रक्रम और निर्गत, और ये है फसल। ठीक, और ये क्या है, भौतिक मानवीय कृषि निवेश। क्या है, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश क्या है, मानवीय निवेश क्या होता है, इसमें मानव द्वारा जो मेहनत किया जाता है, जैसे हल द्वारा जुताई की जाती है, खाद छिड़का जाता है, मशीन चलाई जाती है। ठीक है, भंडारण किया जाता है, तो मशीनरी ये हो गया, मशीन हो गया, उर्वरक हो गया, भंडारण हो गया, श्रम हो गया। ठीक है, मशीनरी हो गई। तो भौतिक निवेश क्या है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, मृदा, ढाल और वर्षा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंचाई, निराई, कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। कृषि के प्रकार, आइए पहले इससे रोचक तथ्य पढ़ते हैं। क्या है रोचक तथ्य, जैविक कृषि, इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। देखिए इसमें जो प्राकृतिक खाद बनाई जाती है, एग्रीकल्चर वेस्ट, गोबर को से एग्रीकल्चर वेस्ट, और राख होती है पुआल को जलाकर, और जो भी कृषि से निर्मित अपशिष्ट होते हैं, जैसे हो गया गन्ने की खोई हो गई, और जितने भी प्राकृतिक चीज़ों से कंपोस्ट बनाया जाता है, इन सबको मिलाकर। ठीक है, उससे जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य भारत का कौन सा पता है, ये विश्व में पहला ऐसा
देश के मामले में भारत और राज्य के मामले में अपना सिक्किम है, जो वैश्विक स्तर पर या जैविक कृषि के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कृषि के प्रकार कितने हैं, कृषि कितने प्रकार से की जाती है। ठीक है, कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। आइए देखते हैं निर्वाह कृषि क्या होती है और वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। फिर से देखते हैं इसको। इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। ठीक है, या इसमें सिर्फ पारिवारिक जो सदस्य होते हैं उनके भरण पोषण के लिए, उनके खान पान के लिए, उनके दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये कृषि की जाती ताकि उनका जीवन चल सके। ठीक है, पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए, मतलब इसमें व्यापार करने की दृष्टिकोण नहीं रखा जाता है कि मुझे इसको बेचकर पैसा कमाना है, नहीं, इसको अपने जीवन निर्वाह के लिए, अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, इसमें प्रौद्योगिकी का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता है, ज़्यादातर कार्य घर के ही सदस्यों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। वो गहन कृषि इसमें परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, गहन कृषि, आइए देखते हैं क्या होता है। गहन कृषि या निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल हैं। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी, कहाँ की जाती है गहन निर्वाह कृषि? दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। आदिम निर्वाह कृषि में ये क्या है? आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित, यह नॉर्थ ईस्ट में स्थानांतरित कृषि के नाम से जाना जाता है, जहाँ जो पशुपालक होते हैं, पशु चरवाहे होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं और जहाँ रुक जाते हैं वहीं पे कृषि करते हैं ये। ठीक है, चलवासी पशुचारण। देखिए स्थानांतरित कृषि के बारे में दिया है कहाँ? अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के लोगों में प्रचलित है। ठीक है, ये भारी वर्षा वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक एवं नए भूखंड पर चला जाता है। ठीक है, जहाँ एक जगह, जैसे कि हम यहाँ पे कृषि कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं उनको जलाकर यहाँ पे उस मिट्टी को उपजाऊ बनाकर यहाँ पे खेती करते हैं। फिर जब इसकी उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो हम इसको छोड़ के फिर दूसरी जगह कृषि करने लगते हैं। ठीक है, भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में भी जाना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्तन एवं दहन क्या है, या फिर यह किस प्रकार का कृषि है, ये क्या होता है, इसे पूछो कर्तन एवं दहन क्या होता है। तो अगर नहीं पता है आपको स्थानांतरित कृषि का ये नाम है, कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है, तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, चलिए
एक है जलवासी पशुचारण। सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान और तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। ये वाणिज्यिक कृषि के अपने फायदे के अनुसार की जाती है, उसको व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। ठीक है। वाणिज्यिक कृषि में फसल भी उगाई जाती है और पशुपालन भी किया जाता है। ठीक है। पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। पशु भी जो पाला जाता है उसको भी बेचने के दृष्टिकोण से किया जाता है और कृषि भी बेचने के दृष्टिकोण से की जाती है। विक्रय हेतु किया जाता है। इसके विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ये देखिए, यह है जलवासी पशु चारक अपने ऊँटों के साथ, और ये है गन्ने की रोपण कृषि। ठीक है। आगे चलते हैं। मिश्रित कृषि क्या होती है, आइए देखते हैं मिश्रित कृषि। देखिए दोस्तों, ऐसे ही ना, ऐसे लाइन से मिलाने के लिए कभी कभी दे देता है। वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, निर्वाह कृषि क्या होती है। ठीक है। तो आपको इसको ऐसे मिलाना होता है। ठीक, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। मिश्रित कृषि कहाँ कहाँ प्रचलित है? अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप का पूर्वी हिस्सा। ये देखिए, ये क्या है? ये रोपण कृषि, केले की रोपण कृषि। ठीक, रोपण कृषि क्या होती है, ये देखते हैं। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? देखिए, विश्व के उष्णकटिबंधीय, जहाँ पे गर्म प्रदेश होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। मुख्य फसलें। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। ठीक है, ये मुख्य फसलें हैं। चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह
फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं है, ये डेटा बदलता रहता है, तो ज़रूरी नहीं सिर्फ चीन ही हो, ये आने वाले समय में बदल भी सकता है। लेकिन क्योंकि अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि किसके पास है, तो वो भारत के पास है। ठीक है, तो हालांकि चीन ही है चावल उत्पादन में प्रथम नंबर पर। इसके बाद क्रमशः भारत दूसरे नंबर पे है चावल उत्पादन में। उसके बाद जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक, गेहूँ, ये देखिए गेहूँ का, ये क्या है, चावल की कृषि। देखिए धान कैसे उगाया जाता है, पहले इसकी बीज डाला जाता है, फिर उसको एक एक को इसमें खेतों में लगाया जाता है। कितनी मेहनत लगती है, इसलिए अन्न कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। गेहूं का शस्य कर्तन, देखिए ये हार्वेस्टर के थ्रू इसको काटा जा रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास अपवाही दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत। कहाँ? गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसे कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। ठीक है, ये देखिए मक्के की कृषि, इसमें क्या दिया हुआ है, आइए पढ़ते हैं इसको। क्या आप जानते हैं कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है, मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती हैं। आइए मक्के के बारे में पढ़ते हैं। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। दोस्तों, अगर आप इन देशों को मैप में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कहाँ। अभी वैसे मैंने आपको दिखा दिया है मैप, लेकिन जब तक आपको मैप नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट ज्योग्राफी से किया ताकि आपको मैं मैपिंग सिखा सकूं। लेकिन अभी स्टार्ट हुआ है, मैं एक दिन वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड मैपिंग और इंडिया की मैपिंग आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो प्लीज़ पहले आप मैपिंग देखना, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करना। तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ वर्ल्ड मैपिंग पे और इंडिया के मैप पर। कपास, रोचक तथ्य, इसको पढ़ते हैं पहले। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? एक मिनट, थोड़ा इसको और छोटा करते हैं। कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित हैं। लगभग 850 ईस्वी में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों
अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा, उन्हें जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थीं। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। बताओ, एक चरवाहे ने इसकी खोज की। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। आगे बढ़ते हैं। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। ठीक है। कॉफ़ी, यह है कॉफ़ी की कृषि कैसे की जाती है उसके बारे में दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं कॉफ़ी कैसे उगाई जाती है और इसको कितनी। दोस्तों ये क्वेश्चन बनते हैं, गेहूँ दे देगा, ठीक, चावल दे देगा, कॉफ़ी दे देगा, या चाय दे देगा, या फिर चावल तो है, पटसन दे देगा और दे देगा कि इनको कितने तापमान की आवश्यकता होती है और ये किन मिट्टी में उगते हैं, किन मिट्टी में पाया जाता है, इनको कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। ये मिलाने के लिए आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके कॉफ़ी, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु के, और जलवायु भी कभी कभी पूछ सकते हैं, इसके लिए किसी जलवायु चाहिए। चावल के लिए, गेहूं के लिए, पटसन के लिए, बाजरे के लिए, मक्के के लिए, कॉफ़ी के लिए, चाय के लिए कैसे जलवायु की आवश्यकता होती है और आपको मिलाने के लिए दे देगा। ठीक है। कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए? गर्म एवं आर्द्र जलवायु, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाय की रोपण कृषि, यह है चाय की कृषि। ठीक है, कृषि बहुत ही मेहनत वाला कार्य है, जान लो आप। इसलिए अगर आपको खाने के लिए समय पर मिल रहा है ना, तो उन किसानों का धन्यवाद ज़रूर करो। अपने माँ बाप को करो, उसके बाद कृषकों को करो। बहुत ही मेहनत से खाना आता है हमारे सामने। चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्षा भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक, और कॉफ़ी को गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। देखते हैं गर्म जलवायु था या ठंडी जलवायु थी। देखो, इसमें गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता थी। ठीक है, और उसमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता है। वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि मशीनरी भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। ठीक है, कृषि को बढ़ाया जा सकता है
अगर आपके पास ज़मीन कम है तो मिश्रित कृषि की जा सकती है। उर्वरकों के द्वारा अनाज का उत्पादन अधिक किया जा सकता है। अच्छे बीजों का निर्माण करके, अच्छे बीजों का उपयोग करके, सिंचाई की व्यवस्था करके और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, जैसे आजकल ड्रोन बहुत ही चर्चा में है कृषि में उपयोग के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मोटे अनाजों को बढ़ावा देकर कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों में हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होती हैं वाणिज्यिक कृषि। आओ हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानते हैं। ठीक है, भारत का फार्म, खेत जोतते किसान देख रहे हैं, तो तपती धूप, गर्मी, कुछ भी हो करना तो पड़ता है इंसान को, सबको अपने पेट के लिए करना ही पड़ता है, हार्डवर्क। भारत का एक फार्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा किसान है, जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर में पर खरीदता है। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें, सामान्यतः गेहूं और चावल या दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी बैल से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है, जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियां भी हैं। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ का एक सदस्य है। सहकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पादों को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडार सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वर्तमान सरकार में इसमें भंडारण की सुविधाओं को बढ़ा रही है, ताकि किसान जो अपनी उपज हो उसको ख़राब होने से बचा सकें और अच्छे दामों में बेच सकें बाद में। इसलिए वे बाज़ार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, ताकि वो ख़राब ना हो, इसलिए वो उसी समय पे बेच देते हैं जिस समय पे उनको उचित दाम नहीं मिल रहा होता। इसीलिए उन उत्पादों को बचाने के लिए और सही समय आने पर, सही कीमत मिलने पर बेचने को बढ़ावा देने के लिए इस समय वेयर हाउसिंग को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, भंडारण सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। ठीक, यह है भारत के खेत। संयुक्त राज्य अमेरिका का फार्म, देखिए कितना अंतर होता है दोनों की खेती में। ठीक, संयुक्त राज्य अमेरिका का किसान अपने आप को बिजनेसमैन समझता है और भारत का किसान अपने आप को गरीब समझता है। कितना अलग दृष्टिकोण होता है दोनों का। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूं, चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका
के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य एक किसान जो होरन के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, स्थित आयोवा राज्य के एक किसान जो होरन के पास 30 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं, ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम, देखो वहाँ पे मृदा परीक्षण भी किया जाता है, प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। फसल की आवश्यकताओं को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर मृदा के नमूनों का मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाता है। उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं इसके लिए, ठीक है। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की उसका कंप्यूटर जो है, देखिए अमेरिकी किसान के पास कंप्यूटर होता है, भारतीय किसान के पास कंप्यूटर होता ही नहीं है, ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत मोबाइल आ गया है और बैंकिंग सेवा भी, उन्होंने बैंक में खाते भी खुलवा लिए हैं, लेकिन अभी उनके पास कंप्यूटर नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है। उसका कंप्यूटर जो अमेरिकी किसान होता है उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीर देता है। यह रासायनिक, और वहाँ का किसान जो है पढ़ा लिखा है, हमारे यहाँ का किसान अनपढ़ है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं है, हाई स्कूल इंटर बस, इससे ज़्यादा नहीं है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है, ठीक है। कितना खाद आपको खेत में उपयोग करना है ये भी कंप्यूटर द्वारा उन्हें पता चल जाता है, प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, उनके पास ट्रैक्टर होते हैं, हर किसान के पास ट्रैक्टर होता है, बीज होता है, मशीनें होती हैं, ठीक है। देखो वहाँ पे पीड़कनाशकों का कैसे छिड़काव होता है, और हमारे यहाँ भारत में हाथों से अभी भी छिड़काव होता है, कोई साधन नहीं है। और देखिए अमेरिकी किसान कैसे छिड़कते हैं, देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर। ये देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म में मशीनीकृत खेती, देख रहे हैं, इनके पास हर मशीन है। और ये उनके जो रहते हैं खेती करने वाले किसानों के घर हैं, खेतों में बने हुए हैं। देखो समतलक संयुक्त हार्वेस्टर, समतलक मतलब मिट्टी को ऐसे बराबर करने वाले, जो उबड़ खाबड़ हो उसको ऐसे बराबर कर दिया जाता है, ठीक है। संयुक्त हार्वेस्टर थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार से संचित किए जाते हैं अथवा बाजार अभिकरणों, मार्केट एजेंसियों में भेजे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह काम करता है, ठीक। ये हमारे इंडिया में नहीं है कि किसान को व्यावसायिक समझा जाए, किसान को निम्न मतलब गरीब की दृष्टि से देखा जाता है, किसान है तो वह गरीब है, ठीक है, इस दृष्टिकोण से देखा जाता है। लेकिन अमेरिका में किसान को व्यवसायी की तरह काम करता है, ठीक, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह, ठीक। तो दोस्तों चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। आइए एक बार हम इसको रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर हमारा, कृषि के बारे में बताता है, एक स्टोरी दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कृषि संबंधित जो जहाँ ज़मीनें हैं उसके बारे में बताया गया है, हर कॉन्टिनेंट में, ठीक है। मानचित्र दिया है, वैश्विक मानचित्र कहाँ कहाँ पे होता है, हमने देखा एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है, उद्यान कृषि। विटीकल्चर ग्रास कृषि, द्राक्षा कृषि या अंगूर की खेती। पीसीकल्चर मत्स्य पालन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन। एग्रीकल्चर कृषि, ठीक है। और हमने क्या देखा, कृषि तंत्र में क्या क्या आता है,
बीज, उर्वरक, मशीनरी, श्रमिक, जुताई, बुआई, ठीक है। बीज, उर्वरक और मशीनरी और श्रमिक हैं, ठीक है। और ये प्रक्रम पूरा दिया हुआ है। जुताई, बुआई, छिड़काव, निवेश, मशीनरी, बीज, रसायन, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ठीक है। भौतिक निवेश क्या है, देखिए मानवीय निवेश क्या है, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन। भौतिक निवेश क्या है, सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, मृदा और ढाल। ये आ सकता है भौतिक निवेश के अंतर्गत, क्या क्या आता है ये आ सकता है। तो आप उसमें होगा सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा, ढाल, और एक और दे देगा ऑप्शन जो नहीं होगा, ठीक है। और मानवीय निवेश क्या है, भंडारण, श्रम, मशीनरी, रसायन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फिर कृषि के प्रकार हमने देखे, और जैविक कृषि क्या होती है हमने जाना, और जैविक कृषि में निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि देखा हमने, ठीक है। और निर्वाह कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है, देखिए निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, जलवासी पशुचारण, ठीक। देखिए निर्वाह कृषि के अंतर्गत कौन कितने हैं, ये है गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि 2, स्थानांतरित कृषि 3, जलवासी पशुचारण 4 आते हैं निर्वाह कृषि के अंतर्गत, ठीक है। ये देखिए क्या दिया है, स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि जो निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है और मिलाने के लिए दे दिया जाता है। झूमिंग उत्तरी पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिल्पा जो है मैक्सिको, रोका जो है ब्राज़ील, लदांग मलेशिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक कृषि आती है। वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि 2 हो गए। उसके बाद आता है रोपड़ कृषि, ठीक है, 3 आते हैं वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत। उसके बाद मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं उसके बारे में दिया है, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य फसलें, जूट, कपास रेशेदार फसलें, चाय और कहवा पेय फसलें, ठीक है। हर फसल के बारे में, उसकी जलवायु, मिट्टी के बारे में दिया गया है, कहाँ पाया जाता है वो स्थान है। चावल, गेहूं, मिलेट मोटे अनाज जिन्हें बोलते हैं, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी, ठीक है। उसके बाद चाय, कृषि का विकास दिया है। उसके बाद हमने पढ़ा भारत का एक फार्म और अमेरिका के फार्म में अंतर देखा हमने, और यह है कृषि मशीनरी के बारे में देखा। और ये है रहा क्वेश्चन जो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, कमेंट में भी लिख सकते हैं। कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको याद, जितना आप लिखते हो ना उतना आपको चीज़ें याद होती हैं। तो इसमें दिया है क्वेश्चन, क्या क्या दिया है, कृषि क्या है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, इस कृषि की क्या हानियां होती हैं। रोपण कृषि क्या है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, ठीक है। और यह है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सही उत्तर को चिन्हित करें। उद्यान कृषि का अर्थ क्या है, फल व सब्जियों को उगाना, आदिम कृषि गेहूं उगाना। तो ये फल और सब्जियों को उद्यान कृषि के अंतर्गत आता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, तो पटसन को बोलते हैं। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक कौन है, तो वो है ब्राज़ील, ठीक है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कारण बताइए, भारत में कृषि का प्राथमिक क्रिया है, क्यों, कारण बताइए। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, ऐसा क्यों है, आपको कारण बताना है। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीय क्रियाएं क्या होती हैं, अंतर बताइए। निर्वाह कृषि और गहन कृषि क्या होती है, अंतर बताइए। अंतर पूछना है आपको। इसको एक आंसर राइटिंग की तरह आपको लेना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको चीज़ें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आपको प्लीज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, प्लीज़ 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 प्लीज़। धन्यवाद।